चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में 26 अगस्त 2023 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से, वो सभी हम आज के इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करेंगे उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था, वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कि बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार कहाँ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दरअसल बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी, 25 एजेंडों पर मोहर लगी और इसके तहत एग्जाम पर्पज से जो चीजें निकलकर सामने आई है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी के तहत ये जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। राइट आंसर होगा अमृत, जो कि जमुई में एक स्थान है, यहीं पर राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अच्छा, बीपीएससी का अब जो नया पैटर्न बन रहा है वो एग्जैक्ट कौन सा प्लेस है, वो चीजें आपको ध्यान रखना है। ये तो जिला अगर बात करें तो जिला होगा जमुई, लेकिन एग्जैक्ट जो स्थान है जमुई में वो है अमृत। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि बचपन बचाओ आंदोलन, जो कि एक एनजीओ है, इसे अभी हाल ही में वत्सल्य भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताएंगे इसकी स्थापना किसने की थी। तो आपको ध्यान रखना है, हमने जानकारी आपको दिया था कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें की 2014 में पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त तौर पर दिया गया था। तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भारत पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। हालांकि पहले स्थान की बात करें तो पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा यूनाइटेड किंगडम। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें। अब सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। अभी जो रिसेंटली एग्जाम आयोजित हुआ बीपीएससी ट्री वाला, जो शिक्षक भर्ती वाला जो एग्जाम था, वहां पर आप देख पाएंगे कि जो आप लोगों की तरफ से हमें फीडबैक मिला, क्लियर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से छात्रों का फीडबैक रहा है हमारे प्रति। जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसी के रिगार्डिंग ये तमाम चीजें यहाँ पर लिखी गई, आप देख सकते हैं। और भी कई सारे इस तरह के सैकड़ों कमेंट, सैकड़ों मैसेज हमें मिले हैं, जो कि आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ यूट्यूब पर जो वीडियो आते हैं उसमें कमेंट किया है। कई सारे हैं, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा जो कटिंग है इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि एक प्रकार से यहाँ से आपको मोटिवेशन मिले कि नो डाउट अगर यहाँ से आप तैयारी करते हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप भी बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगने के बारे में सोच रहे, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। हम पिछले 4 वर्षों से आपके साथ लगे हुए हैं, नो डाउट आगामी वर्षों में भी इसी प्रकार से आपकी सेवा करते रहेंगे। बस आप लोग देखिए, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो देखिए, कंटेंट पसंद आना और समझ आना और कंटेंट की क्वालिटी, जो अभी जो एग्जाम आयोजित हुआ बीपीएससी ट्री वाला, ये देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पहले से जो मतलब कर सकते हैं, एक प्रकार से आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो घिसे पीटे पुराने प्रश्न हैं, भले ही वो आपको लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह के प्रश्न अब वो जमाना चले गया कि बीपीएससी एग्जाम में उस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। छात्रों का जिस प्रकार से रिव्यू रहा है, मैंने एक पोस्ट भी डाला था टेलीग्राम पर, जो प्रश्न पत्र का स्तर था वो कहीं ज्यादा कठिन था। हाँ, ये देख के भी लगता है कि प्रश्न जो था वो कहीं बहुत ज्यादा, एक तरफ समझिए कि बीपीएससी जो अपना लेवल है वो बरकरार रखा है। प्रश्न की जो क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा हार्ड थी पिछले कुछ वर्षों के अगर बीपीएससी एग्जाम के सापेक्ष में बात करें। तो अब आपको क्या करना है कि चीजों को बेहतर तरीके से एक अलग नजरिए से पढ़ना है। अब हम अपने भी पैटर्न में जो हम आपको बतलाएंगे, हम चाहेंगे कि डिटेल जो जानकारी आपको दे वो आपको विस्तार पूर्वक दे, ताकि वहां से वो सारी संभावनाओं से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उसका यहाँ पर आपको इस चैनल पर संग्रह मिल सके। तो हमारा ये वर्कस पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी यहाँ से भरपूर हेल्प हो। जिस प्रकार से हमने पहले भी दिया है आपको, उसमें हम इंप्रूवमेंट करेंगे और भी, ताकि आपको यहाँ से मदद मिले। चलिए अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ये पहला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नवीनतम रिपोर्ट आई है, बिहार इसमें पहले स्थान पर है। देखिए एक बात यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल आपको मिलेंगे जहां पर डेली करंट अफेयर से बतलाए जाते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे चैनल है, कुछ बड़े भी चैनल है, लेकिन देखिए प्रश्नों की संख्या आप देखते होंगे, प्रत्येक दिन 10 से 12 प्रश्न भी बिहार से रिलेटेड बतला देते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ पर आज के समय में ये है, खास करके बीपीएससी या फिर बिहार के एग्जाम को देखते हुए हम बात करें, तो जरूरी जितना ये है कि आप क्या चीज पढ़ें, उतना ही जरूरी ये भी है कि आप किस चीज को ना पढ़ें। यानी कि आपका समय बर्बाद होगा अगर वैसे चीजों का पढ़ेंगे जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जा सकते हैं।
डेली करंट अफेयर्स की बात करें तो दो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम संग्रह यहाँ पर आपके लिए करते हैं बिहार का। ठीक है, देखिए अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वो सभी सम्मिलित चीजें यहाँ पर आपको मिल रही। तो ये मत आप लोग बोलिए कि सर दो ही बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं, देखिएगा वो सभी प्रश्न हमारे नोट से आपको मिल जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। बिहार करंट अफेयर्स खास करके वैसे ही पढ़िए जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब कर सकते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित हो। ये नहीं कि गली मोहल्ले कहीं भी डकैती हो गया, किडनैपिंग हो गया, कोई मर्डर हो गया, कोई उद्घाटन हो रहा है छोटे लेवल का, तो वो सारी चीज एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएगी। जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर से संबंधित हो वही पूछे जाने की संभावना बनती है। चलिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार पूरे देश में अव्वल आया है। बिहार ने एक बार फिर से कीर्तिमान रचा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, आई थिंक 3 से 4 दिन पहले, कि जीडीपी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें बिहार ने एकदम से एक लंबी छलांग लगाई है और पूरे देश में जीडीपी के मामले में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। विस्तार पूर्वक वो जानकारी हमने आपको दिया था। अच्छा, रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अब तक कुल 18 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा चुका है। कुछ पॉइंट और भी है, जैसे कि राज्य सरकार का ये घोषणा है या फिर जो लक्ष्य है वो 2025 तक का है। 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है बिजली की, तो ऐसे में एक जानकारी या फिर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जो बात हुई, एक जानकारी यहाँ से कॉमन है कि मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की टीम 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आई है। यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सक्सेस मॉडल का अध्ययन करेगी। जो अभी हाल ही में इसके इंस्टॉलेशन को लेकर जो रिपोर्ट आई, इस मामले में बिहार प्रथम स्थान पर आया। तो उसी को लेकर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की टीम 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है और यहाँ पर जो बिहार का जो सक्सेस मॉडल है स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का, उसका अध्ययन करेगी। ठीक है, ये भी कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बिहार राज्य विद्युत निगम या फिर विद्युत बोर्ड की हम गठन की बात करें, दरअसल इसको लेकर कुछ समय पहले हमने आपको जानकारी दिया था कि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि 1 नवंबर 2012 को बोर्ड को भंग कर 5 कंपनियां गठित की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय घाटे को कम करना था। अच्छा, यहाँ पर ये जो 1958 या फिर इसके बारे में जो हमने आपको जानकारी दिया है, अब ये मैं आपको क्यों बतला रहा हूँ। दरअसल 1958 में जब बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी, तो अब से यानी कि तब से अब तक जो नवीनतम रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, ये कहा गया कि पिछले 65 वर्षों के इतिहास में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने पहली बार मुनाफा कमाया और ये मुनाफा तकरीबन 200 करोड़ के आसपास है। और ये तभी संभव हो पाया जब 1 नवंबर 2012 को ये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भंग करते हुए एक कह सकते हैं 5 कंपनियां गठित की गई थी बिहार के अन्य कोनों में। तो इसी का एक उद्देश्य था, जो उद्देश्य के भी हाल ही में प्राप्ति हुई और ये पहली बार पिछले 65 वर्षों के इतिहास में मुनाफा कमाई है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड। एक प्रकार से इसकी जो मूल संस्था है वो है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और इसको भंग करके ये 5 कंपनियां गठित की गई थी 1 नवंबर 2012 को। तो फिलहाल यहाँ से इतनी सारी जानकारी ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि चीन में आयोजित 11वें एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि राहुल कुमार ने अभी हाल ही में इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और बिहार तथा देश को गौरवान्वित किया है। तो 17 से 20 अगस्त 2023 तक मकाऊ चीन में 11वां एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। ये इसका 11वां संस्करण था जो कि चाइना के मकाऊ में 17 से 20 अगस्त 2023 तक आयोजित हुआ और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बिहार के राहुल कुमार ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीतकर बिहार तथा देश को गौरवान्वित किया। तो फिलहाल यहाँ से इस प्रश्न से यही जानकारी है, लेकिन एक जानकारी आपको ये दे दूं इस पीडीएफ के बारे में, जनवरी से जुलाई तक के प्रश्नों का इसमें संग्रह है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं बीपीएससी ट्री वाले में और नो डाउट यहाँ से 69 बीपीएससी एग्जाम में भी प्रश्न बनेंगे। ये जनवरी से जुलाई तक का पिछले 7 माह के करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह है और इसी पीडीएफ में जो बिहार स्पेशल वन लाइनर प्रश्नों का हमने 200 जो सिलेक्टेड प्रश्नों का जो सीरीज करवाया है आपको चैनल पर, उसका भी यहाँ पर इसमें संग्रह मिल जाएगा। तो आप इस पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा बीपीएससी मेकर ऐप पर जो कोर्स है आपका, वहां पर मंथली करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, एक जानकारी कल हमने थोड़ी सी गलती की थी देने में, मनरेगा मजदूर की दैनिक मजदूरी को लेकर जब मैं आपको कल वाले वीडियो में जानकारी दे रहा था, तो वहां पर हमने बिहार के बारे में बताया था कि बिहार में किसी मनरेगा मजदूर की जो दैनिक मजदूरी है
वो 210 से बढ़कर 221 हो गई। एक्चुअली में ये डाटा गलत था, 221 से बढ़कर ये 228 रुपये हो गई है। हालांकि थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हुआ, ये चीजें मैंने पहले भी आपको बतला दिया कि 228 कर दिया गया है, 8% की तकरीबन इसमें वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ये 210 से बढ़ाकर 228 कर दिया गया है। अच्छा, कुछ चीजें हमने ये बतलाया था कि सबसे अधिक दैनिक मजदूरी जो है वो हरियाणा में है और सबसे कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर जो कल गलती हुई, आप लोग आज के इस वीडियो को देख के सुधार कर लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के तीसरे प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कार के तहत पहली बार तेलुगु सिनेमा के किसी एक्टर को बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया, उनका नाम क्या है? ये बहुत ज्यादा खबरों में है, ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि अल्लू अर्जुन। ए नंबर आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, इसको लेकर जो 69वां जो कह सकते हैं नेशनल फिल्म पुरस्कार आयोजित हुआ अभी हाल ही में नई दिल्ली में, तो कंप्लीट वो सूची यहाँ पर आपके समक्ष है, आप सभी को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने विस्तार पूर्वक सभी को शामिल किया है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो ये 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का जो आयोजन हुआ, ये राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में किया गया। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे वो सभी चीजें यहाँ पर हमने शामिल किया है। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी कई सारे थे, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, वहां से मुझे नहीं लगता है कि प्रश्न बनेंगे। तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला, ये अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का जो खिताब है वो संयुक्त तौर पर आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया। दरअसल आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला, ये संयुक्त तौर पर सरदार उधम और रॉकेटरी द नाविक इफेक्ट्स के लिए मिला। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला, ये पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए मिला। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड मिला, ये बिहार के गोपालगंज के रहने वाले या फिर गोपालगंज के मूल निवासी पंकज त्रिपाठी को उनके फिल्म मिमी के लिए दिया गया। स्पेशल जूरी अवार्ड जो मिला, ये फिल्म शेरशाह को मिला। और नरगिस दत्त अवार्ड से सम्मानित किया गया द कश्मीर फाइल्स को। और बेस्ट सिंगर मेल्स कैटेगरी में जो अवार्ड मिला, ये काल भैरव को दिया गया। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में ये तमाम चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हालांकि इसके अतिरिक्त जो अभी हाल ही में जो फिल्म पुरस्कार आयोजित हुए हैं उनमें कुछ और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं बेस्ट फीचर फिल्म के बारे में। देखिए, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन बेस्ट फीचर फिल्म के बारे में जो अन्य भाषाएं हैं, भाषाओं के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी फिल्म की बात करें तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला सरदार उधम को। बेस्ट गुजराती फिल्म का अवार्ड मिला छेल्लो सो को। इसी प्रकार से यहाँ पर आप तमाम वो सूची देख सकते हैं। तो ये तो रही बात 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से संबंधित, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी फिल्म पुरस्कार आयोजित हुए हैं, जैसे कि 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड। ये आपको ध्यान रखना, ये 2023 में आयोजित हुआ था, ये इसका 68वां संस्करण था फिल्म फेयर अवार्ड का। और यहाँ पर वो कंप्लीट सूची देख सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड मिला राजकुमार राव को उनकी फिल्म बधाई 2 के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। कुछ चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। लेकिन इनमें से एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेम चोपड़ा को सम्मानित किया गया। तो ये तो रही 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में। लेकिन एक जानकारी हमने आपको दिया था, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 69वीं जो फिल्म फेयर अवार्ड है ये गुजरात में आयोजित की जाएगी 2024 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 69वीं फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और है भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड, जो कि ये पहला संस्करण है। अच्छा, बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। एक दो कमेंट मुझे पहले भी यहाँ से देखने को मिला है, जब इसकी जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था। तो देखिए, कुछ ही जानकारी याद रखने में कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने। पहला संस्करण है, भोजपुरी बिहार में बोली जाती है और भोजपुरी का भी एक अलग पहचान है। भले ही फिल्म जगत में या फिर भोजपुरी फिल्म में इसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन भोजपुरी का एक अलग पहचान है, एक अलग अस्तित्व है। तो नो डाउट यहाँ से मुझे लगता है कि प्रश्न जरूर बन सकते हैं। अगर नहीं भी पूछा जाए तो जानकारी पर्पज से आपको याद रखने में कोई हर्ज नहीं है। 4 से 5 ही पॉइंट है। तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला ये दिनेश लाल यादव को दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जो मिला है, आपको ध्यान रखना, पाखी हेंगड़े को दिया गया। और इसके अतिरिक्त और भी कई कैटेगरी है, जैसे कि रील आइकन अवार्ड, इंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड, सिंगर ऑफ द ईयर अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड, बेस्ट भोजपुरी फिल्म मिला जानवर और इंसान को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला राजकुमार पांडे को। कई सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर शारदा सिन्हा को भी सम्मानित किया गया है भोजपुरी संगीत के लिए, इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब यहाँ पर अगला है आईफा अवार्ड के बारे में।
ये अवार्ड के बारे में भी हमने आपको जानकारी दिया था। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड अर्थात आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला ये दृश्यम 2 को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला रॉकेटरी के लिए आर माधवन द नाम्बी इफेक्ट को ये दिया गया। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी कैटेगरी है। दरअसल आर माधवन की ये फिल्म है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, ये आप लोग सुधार कर लेंगे। तो यहाँ पर यह है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड अर्थात आईफा अवार्ड 2023 के बारे में। 2023 का जो विजेता सूची है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे जो इंपॉर्टेंट है उसका जिक्र यहाँ पर हमने कर दिया है। चलिए अब यहाँ पर अगला तीसरा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनजीटी के बारे में कुछ जानकारी बिहार के संदर्भ में पहले भी हमने आपको दिया है कि बिहार को एनजीटी की तरफ से 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वो सारी भी चीजें हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से किन्हें अभी हाल ही में एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो अभी हाल ही में इसका जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया इसका राइट आंसर होगा प्रकाश श्रीवास्तव। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो चीजें यहाँ पर आपके समक्ष है कि जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, वे अब तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, इसीलिए यहाँ पर हमने जस्टिस शब्द का प्रयोग किया है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, उन्होंने 6 जुलाई 2023 को अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त शिव कुमार सिंह का स्थान लिया। जुलाई वाले करंट अफेयर्स में जाकर आप देखेंगे ये जानकारी आपको दिया गया था। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर शिव कुमार सिंह का मतलब कर सकते हैं शिव कुमार सिंह ने यह स्थान लिया था एनजीटी के अध्यक्ष का। और अभी हाल ही में इन्हीं के स्थान पर अभी जो नियुक्ति हुई है ये प्रकाश श्रीवास्तव की हुई है। अच्छा, एनजीटी की बात हो रही है तो बिहार के संदर्भ में ये पॉइंट है कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहे बिहार सरकार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जुर्माना लगाया गया है एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहे बिहार सरकार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर ये कर सकते हैं जुर्माना लगाया गया। ये कुल राशि है जुर्माने की 4,000 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट है कि एनजीटी की जो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर नहीं बल्कि 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंता। तो ये चीजें एनजीटी से संबंधित आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में इसरो का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड किया है। चंद्रयान 3 से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन की पहचान करना है। जब भी कथन वाले प्रश्न हो तो सारे विकल्पों को बारीकी से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि इसे 14 जुलाई 2023 को यानी कि चंद्रयान 3 की बात हो रही है तो इसे 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था यानी कि लॉन्च किया गया था। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। और फिर दूसरा जो कथन है, दूसरा जो विकल्प है यहाँ पर है कि चांद की सतह पर 23 जुलाई को 6:04 पर शाम में लैंड किया है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है क्योंकि 6:04 पर ही ये सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रमा के सतह पर। और भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। तो ये भी कथन हमारा सत्य है। तो तीनों विकल्प यहाँ पर सही है। ऐसी स्थिति में हम चुनाव करेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि विकल्प नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है कि हाल ही में 23 जुलाई 2023 को चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। ये आप यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि भारत जो है अपना भारत ये अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। ये पॉइंट नोट करने योग्य है। इससे पहले अमेरिका, चीन और सोवियत संघ के बाद ये चौथा देश बना है भारत। अच्छा, यहाँ पर भारत एक नई उपलब्धि ये भी हासिल की है। इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है। आमतौर पर साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल जो है ये चंद्रमा पर एक डार्क साइड है, अंधेरा वाला साइड है और इस साइड पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। अच्छा, लूना 25 के बारे में जो हमने आपको जानकारी दिया था, लूना 25 जो कि रूस का एक मिशन था, चंद्रयान मिशन था, तो वो भी दक्षिणी ध्रुव पर ही जा रहा था लेकिन लैंडिंग के दौरान वो क्रैश कर गया। तो ये संबंधित जानकारी ध्यान रखिएगा। लूना 25 रूस से ही संबंधित था, उसी का जिक्र यहाँ पर हमने किया है कि हाल ही में रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के समय क्रैश हो गया या फिर क्रैश कर गया।
तो ये बहुत ज़्यादा खबरों में था और इसरो भी यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से सतर्क हो गया था क्योंकि ये भी चंद्रयान मिशन ही था, चंद्रमा मिशन ही था और ये भी दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड कर रहा था। तो ये तो रही बात यहाँ पर चंद्रयान 3 से संबंधित जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अब चलिए मैं आपको चाँद पर चल के दिखाता हूँ कि चाँद कैसा दिखता है और चाँद से हमारी पृथ्वी जो है वो कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं मैं अभी चाँद पर हूँ, ठीक है? ये भारत का जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा गर्व है, जो हमारा प्राइड है, वो यहाँ पर एकदम शान से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एकदम से लहरा रहा है। केसरिया, सफेद और हरा ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज और ये देख सकते हैं चंद्रमा की सतह ये है और अपना पृथ्वी। ये आर्टिफिशियल पिक्चर है, ये रियल पिक्चर नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अच्छा जो पृथ्वी है उसे नीला ग्रह कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नीला दिख रहा है। अच्छा चंद्रयान 3 का लैंडर का जो नाम था वो था विक्रम और जो इसका रोवर था, रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये सारी चीजें यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने हाल ही में सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित किया है? तो भारत और किस देश के बीच अभी हाल ही में ये 14वां संयुक्त समूह की बैठक आयोजित हुआ सीमा शुल्क का? तो भारत और बांग्लादेश। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न से संबंधित कई सारी जानकारी हम आपको विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सीमा शुल्क समूह की 14वीं बैठक 21 से 22 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये 2 दिवसीय बैठक थी, ये इसका 14वां संस्करण था जो कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अच्छा यहाँ पर इस सीमा शुल्क की जो बैठक की हम बात तो सीमा शुल्क के क्षेत्र में सहयोग और सीमा पार व्यापार में सुविधा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत बांग्लादेश संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठकें हर साल आयोजित की जाती है। ये द्विपक्षीय बैठक है, एक बार बांग्लादेश में और एक बार भारत में ये आयोजित होती है। तो ये सीमा शुल्क के मतलब सीमा शुल्क से ही संबंधित है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच अभी हाल ही में 14वां बैठक आयोजित हुआ। अच्छा यहाँ पर बांग्लादेश और भारत की बात हुई है तो कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा शामिल किया है कि भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लगती है, तकरीबन 4096 किलोमीटर है। ये अगर हम बात करें स्थलीय सीमा की तो भारत का किसी देश के साथ लगने वाला ये सर्वाधिक स्थलीय सीमा है, वो देश है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। और वहीं पर अगर हम बात करें सबसे कम तो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से महज 106 किलोमीटर। तो सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा साझा करने वाला भारत का जो देश है वो है बांग्लादेश और सबसे कम जो सीमा भारत के साथ साझा करती है वो है अफगानिस्तान। आइए इसे मैप के माध्यम से समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है उसे भी देख लेते हैं कि भारत की जो सीमाएं हैं ये 7 देशों के साथ मिलती है। इन 7 देशों में बांग्लादेश, चीन, नेपाल और इसके बाद भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अच्छा यहाँ पर जो 7 देशों का नाम लिखा गया है इनमें से कुछ जानकारी मैं आपको ये दे दूं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं भूटान, म्यांमार और इसके अतिरिक्त नेपाल। ये 3 देश ऐसे हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नेपाल, भूटान और म्यांमार। यहाँ पर भारत के नागरिक या फिर ये जो संबंधित देश हैं उसके नागरिक आसानी से एक दूसरे देश में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ उसके अतिरिक्त जो 3 देश हैं बांग्लादेश और उसके बाद चाइना और पाकिस्तान, ये तीनों देशों की बात करें तो यहाँ पर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा होती है। तो फिलहाल ये सारी बातों को यहाँ पर हम मैप पर देखते हैं। आप यहाँ पर जो मैप देख रहे हैं ये भारत की स्थिति है, जो आप ब्लू एरिया देख रहे हैं जो डार्क साइड है ये भारत की स्थिति को इंगित कर रहा है। और जो अभी हमने आपको जानकारी दिया सर्वाधिक स्थलीय सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश करता है लगभग 4096 किलोमीटर। ये व्हाइट जो एरिया है ये बांग्लादेश को दर्शा रहा है और इसके अतिरिक्त जो देश है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये म्यांमार है, ये भूटान है, ये नेपाल है, ये चाइना है, ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है। अफगानिस्तान का यहाँ पर थोड़ा सा जो सीमा है इस जगह पे आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये जो येलो एरिया है यहाँ पर देखिए टच कर रहा है। तो 106 किलोमीटर ये लंबी स्थलीय सीमा को साझा करता है। कुल जानकारी यहाँ पर भी दर्शाई गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान और भारत की सीमा साझा होती है और बांग्लादेश की बात करें तो 4096 किलोमीटर। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर निम्नलिखित में से कहां स्थापित किया जाएगा? तो जो घोषणा हुई इसके आधार पर ये गुजरात के सूरत में आयोजित होगा या फिर इसकी स्थापना की जाएगी। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा इसको लेकर जानकारी ये ध्यान रखना कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2023 को सूरत में भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य
और कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, या फिर ये इसका गृह प्रवेश समारोह या फिर इसकी शुरुआत की जाएगी। ये आयोजन समारोह यहीं पर आयोजित होगा कब? तो 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 2022 में 17 सितंबर को क्या हुआ था वो भी हमने आपको बताया कि प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी। नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रोजेक्ट चीता, जो कि नामीबिया से जो चीते मंगाए गए थे, जो मध्य प्रदेश के कुन्नूर में रखे गए थे, मध्य प्रदेश के कुन्नूर जो कह सकते हैं वहां पर इसको रखा गया था। हालांकि बहुत सारे चीते मर भी गए, तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता की बात हुई है तो इसके अतिरिक्त एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। दरअसल प्रोजेक्ट चीता खबरों में है, तो टाइगर से भी संबंधित पूछे जा सकते हैं प्रश्न। अच्छा, अगर हम बात करें पूरे भारत में टाइगर की जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, इसके आधार पर 3682 टाइगर है पूरे भारत में, और सबसे अधिक टाइगर है मध्य प्रदेश में। तो ये सारी बातें तो टाइगर से संबंधित हुई, लेकिन यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर की, तो इसको लेकर घोषणा 15 अगस्त 2022 को ही हो गई थी, और ये 17 सितंबर 2023 को इसका आयोजन समारोह या कह सकते हैं समारोह का आयोजन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ध्यान रखिए। अच्छा, 15 अगस्त 2022 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये 77वां स्वतंत्रता दिवस था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको लेकर दरअसल मैं आपको जानकारी देता हूँ। वैसे छात्रों को जो घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो बड़े कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसमें हम आपको 69वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए जो मटेरियल दे रहे हैं वो आप तमाम चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और घर बैठे आप अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में संचालित कर सकते हैं। और इसी में हम आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, 40 फुल लेंथ टेस्ट है, जो कि विशेषज्ञों द्वारा तैयार ये फुल लेंथ टेस्ट है, जो कि आपकी तैयारी का बेहतरीन तरीके से आकलन करेगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं। ये सभी टेस्ट जो होंगे वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, पूरे सिलेबस का इसमें संग्रह होगा और इसका सोल्यूशन वाला पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, यही कोर्स आपके 70वीं बीपीएससी एग्जाम में भी तब्दील हो जाएगा। 70वीं बीपीएससी एग्जाम में तब्दील जब होगा, आपको ध्यान रखना यही कोर्स अपग्रेड होकर 70वीं बीपीएससी एग्जाम में अपग्रेड हो जाएगा, और 70वीं के लिए भी मटेरियल यहाँ से आपको मिलता रहेगा। तो इस कोर्स को जब आप एप्लीकेशन पे परचेज करेंगे तो ध्यान रखेंगे वहां पर आपको ये प्रोमो कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद महज 399 रुपये में आगामी 12 महीने की अवधि के लिए तमाम मटेरियल को हमारा प्राप्त कर सकते हैं। पूरी चिंता छोड़ दीजिए, प्री एग्जाम का जितना भी मटेरियल होगा वो हम आपको यहाँ पे देंगे, और घर बैठे हमारे मटेरियल को ही पढ़ के आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। इसी में आपका करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज भी शामिल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिंक भी दिया है कि करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, वो जो भी चीजें करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए, वो हम आपको तैयार करके देंगे। आपको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बना बनाया नोट मिलेगा। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपका स्कोर जो होगा वो एकदम से सिक्योर हो पाएगा, आपका रिजल्ट कंफर्म हो पाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आ चुके हैं 8वें प्रश्न पे। हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या किया गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अब किया गया है अस्मिता महिला लीग। ये इसका शॉर्ट नेम है अस्मिता। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बहुत ज्यादा खबरों में है, इसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे कि अस्मिता का पूरा नाम होता क्या है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। यहाँ पर देखिए सी नहीं बल्कि बी होगा, अस्मिता महिला लीग। यहाँ पर गलती से सी लिखा गया है, यहाँ तो पूरा जज्बात ही बदल जाता। देखिए यहाँ पर मोदी महिला लीग हो जाता है, एक्चुअली में ये आंसर नहीं होगा, अस्मिता महिला लीग होगा। यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे, यहाँ पर सी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर बी होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि प्रतिष्ठित खेलो इंडिया महिला लीग का जो नाम है, या फिर अब इसे अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अस्मिता महिला लीग में अस्मिता शब्द का आर्थिक नहीं बल्कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अस्मिता जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ASMITA, इसका पूरा नाम है, ये अल्फाबेट से बनकर ये तैयार हुआ है। और इसका जो पूरा अर्थ होता है, ये होता है, जो फुल फॉर्म इसका होता है, ये होता है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ये इसका पूरा नाम होता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हो सकता है इसका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाए। अच्छा, यहाँ पर खेलो इंडिया की बात हुई है, तो ऐसे में हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी या फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो खेलो इंडिया अर्थात लेट्स प्ले इंडिया की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2017 में। तो ये सारी बातें ध्यान रखें। चलिए फिलहाल अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में विश्व जल सप्ताह आयोजित किया गया? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 20 से 24 अगस्त 2023 तक अभी हाल ही में विश्व जल सप्ताह आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 20 से 24 अगस्त 2023।
स्थिति को भी हाल ही में विश्व जल सप्ताह आयोजित किया गया। यह पहली बार 1991 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट अर्थात सीवी द्वारा आयोजित किया गया था। ये भी आप नोट करेंगे। अगला पॉइंट है कि इसका उद्देश्य वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करना है। इसी उद्देश्य को लेकर यह प्रत्येक वर्ष 1991 से आयोजित हो रहा है। और विश्व जल सप्ताह 2023 का जो निर्धारित थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो परिवर्तन के बीज और साथ साथ जल आधारित दुनिया के लिए अभिनव समाधान अर्थात सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड, ये 2023 का विश्व जल सप्ताह का निर्धारित थीम है। तो ये यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, करंट अफेयर्स को लेकर एक जानकारी हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि करंट अफेयर्स जहां से भी आप पढ़े एग्जाम के समय तक अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम आयोजित होना हमारा 30 सितंबर को, एक उदाहरण के तौर पर से समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारा एग्जाम आयोजित होना है 30 सितंबर को, ठीक है, तो एग्जाम से पहले का हमें 12 से 15 माह का करंट अफेयर्स पढ़ना है। 30 सितंबर को जो आपका सीखना बीपीएससी एग्जाम आयोजित होना है 2023 में, तो पिछले 12 से 15 माह के करंट अफेयर्स को हमें पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम में हम बेहतर परफॉर्म कर पाए। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि पहले आप ये देख लीजिए कि निरंतरता कितनी है। चाहे वो आप बुक से पढ़ रहे हैं या फिर कहीं क्लास को ले रहे हैं, क्लास को लेना यानी क्लास फॉलो करना एक बहुत बड़ी समझ होती है, अच्छी समझ होती है कि वहां पर चीजें आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो जहां से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहे, उससे होगा क्या कि आपकी जो निरंतरता है वो बनी रहेगी और वहां पर रेगुलर चीजें आपको मिलती रहेगी। और एग्जाम जब नजदीक हो, जिस तिथि को आपको आपका एग्जाम हो, उससे एक महीने पहले आपको क्या करना है कि कोई बुकलेट मार्केट से परचेज करना है और वहां पर देखना है कि जो आपकी प्रिपरेशन हुई एक महीने पहले की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम से एक महीने पहले कोई बुकलेट आप ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को जांचिए परखिए कि हमने जो पढ़ा है वो सच में कारगर हमारे लिए है या फिर नहीं। ये चीजें हम ऑलरेडी आपको पहले से भी बतलाते आ रहे हैं। तो अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स को रेगुलर फॉलो किया है तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप कोई बुक परचेज कीजिएगा और उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा वहां से लगभग सारे प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा ऑल इन वन आइरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, IRIS। ये मोबाइल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया यस बैंक के द्वारा। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि भारत की डिजिटल बैंकिंग की दिशा में यस बैंक ने ऑल इन वन आइरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किनके द्वारा किया गया, तो लॉन्च अभी हाल ही में किया गया है यस बैंक के द्वारा। अगला पॉइंट है कि यस बैंक के सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार के अनुसार इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य बैंकिंग सर्विसेज लेने के लिए जो उसके तरीके हैं उसको सरल और आसान बनाया जाए। इसी चीज को लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई। यस बैंक द्वारा जो अभी हाल ही में ऐप लॉन्च किया गया इसका नाम है आइरिस। अच्छा, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं रिजर्व बैंक जो है भारत का सर्वोच्च बैंक है या फिर सभी बैंकों का संचालक है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। अच्छा, यहाँ पर जो विकल्प नंबर सी में आप देख रहे हैं एक्जिम बैंक है, तो भारत में जो आयात निर्यात बैंक है वो है एक्जिम बैंक। ठीक है, EXIM एक्जिम बैंक। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे रिजर्व बैंक के बारे में। तो रिजर्व बैंक के बारे में जो चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न के रूप में, वो सारी चीजों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। एक कॉमन प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन अब ये सवाल आपके एग्जाम में जो वर्तमान की स्थिति है बीपीएससी की तरफ से देखें तो ये अब पूछे नहीं जाएंगे, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत कॉमन हो चुके हैं। अगर स्थापना से संबंधित इसका प्रश्न बनेगा एग्जाम में तो वो ये पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो अधिनियम 1934 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन स्थापना के 2 वर्ष पश्चात 1937 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था मुंबई में अस्थायी तौर पर। यह ध्यान रखिए। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति है ये वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये आरबीआई से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है इसको लेकर आपको ध्यान रखना ये भी कि ये जो प्रतीक चिन्ह आप यहाँ पे या फिर लोगो जो देख रहे हैं यहाँ से आपके एनटीपीसी एग्जाम में प्रश्न बना था 2022 में जो एनटीपीसी वाला एग्जाम आयोजित हुआ था। ध्यान रखेंगे इसका प्रतीक चिन्ह जो है ये ताड़ का पेड़ और बाघ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे ये ताड़ का पेड़ और आगे यहाँ पर बाघ। तो ये इसका हो गया प्रतीक चिन्ह। और आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में और आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है 25वें गवर्नर ये है शक्तिकांत दास और वे उर्जित पटेल की जगह पर है। तो इतनी सारी जानकारी आरबीआई से संबंधित आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिए। अच्छा, आरबीआई की यहाँ पर बात हुई है तो एक कॉमन जानकारी हमने पहले भी कई बार दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है।
कॉमन जानकारी यहाँ पर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बार-बार कि ये वैसी चीज़ें हैं जो कि हमें लगता है हमारे दृष्टिकोण से देखें कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बार-बार बतलाता हूँ इसीलिए यहाँ पर हम कॉमन शब्द का प्रयोग करते हैं। हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार के बारे में। तो केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 के तहत हम बात करें तो गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो दिया गया, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से भी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया। हालांकि ये दूसरी बार है जब आरबीआई के किसी गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पिछली बार यानी कि जो पहले गवर्नर थे 2015 में रघुराम राजन को यह सम्मान मिला था। अच्छा, केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार के अंतर्गत यानी कि सेंट्रल बैंक अवार्ड के अंतर्गत आपको यह भी ध्यान रखना है कि यूक्रेन के नेशनल बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में कहां भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू हुई? इसका राइट आंसर होगा लद्दाख के लेह में। लद्दाख की जो राजधानी वो लेह है, यहीं पर इसकी शुरुआत हुई है। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस लेह लद्दाख में शुरू हुई। ये भारत की पहली हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल बस सर्विस है या फिर सेवा है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक संस्था जो कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली एनटीपीसी के नेतृत्व के या फिर एनटीपीसी के नेतृत्व में यह परियोजना लद्दाख को कार्बन तटस्थ क्षेत्र बनाने पर केंद्रित है। अब ये कार्बन तटस्थ क्या होता है, हमने कई बार आपको जानकारी दिया है। दरअसल कार्बन तटस्थ की बात करें तो आसान शब्दों में ये समझे कि वैसे कह सकते हैं फ्यूल या फिर वैसी चीजें जिससे कार्बन जो है या फिर कार्बन का उत्सर्जन है वो कम हो, उसे ही कार्बन तटस्थ कहा जाता है। आसान शब्दों में आप इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात हुई तो हरित हाइड्रोजन को लेकर एक जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले दिया था। दरअसल भारत सरकार द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि 5 से 7 जुलाई 2023 तक इसका आयोजन था। नई दिल्ली में किया गया था। ये हरित हाइड्रोजन पर आधारित था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन था केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह द्वारा किया गया था। एक और पॉइंट है कि इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन का विकास करना और अन्य देशों के अनुभवों से सीख प्राप्त करना ही इसका एक मूल उद्देश्य था, जिसको लेकर नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था। देखिए, इस सीरीज की विशेषता यहाँ पर यह है कि करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी हम आपको देते रहते हैं। इससे फायदा आपको यही होता है कि जो पीछे आपने पढ़ा है वो भी आपको याद रहता है। अब 12 प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय फिल्म निर्माता सिहान शौकत ने किस फिल्म के लिए कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता? तो इसका राइट जो आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए। हेडलाइन के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में 12 प्रश्न थे और ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बहुत सारे जगहों पर आप करंट अफेयर्स के वीडियो देखते होंगे, लेकिन कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी मिलते होंगे जो एग्जाम में पूछे नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो संग्रह होता है, हमारा ये प्रयास होता है कि वैसे ही प्रश्न आपको बतलाए जाए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपके पास प्रत्येक दिन आधा घंटा का समय है, 30 मिनट का समय है करंट अफेयर्स के लिए, तो आप हमें रेगुलर जरूर फॉलो कीजिए। हम आपको बेस्ट देंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं होगा। ये लेक्चर पूरा बिल्कुल से निःशुल्क है, आप लोग देखिए, भरपूर फायदा उठाइए। हालांकि इसका पीडीएफ जो मिलता है वो पेड होता है। एप्लीकेशन पे एक मिनिमम चार्ज पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जनवरी से जुलाई तक का संग्रह के बारे में जो जानकारी हमने आपको दिया यहाँ पर है, आप इसे ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। 3 प्रश्न हमेशा की तरफ फिर से पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन बिहार के किस जिले में हाल ही में हुआ है? दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में कहां 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तीसरा प्रश्न है कि मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन बनाया? ये तीनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे इसे अवश्य लिखिए। और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में दिया था, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी आपके पास एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि 17वीं बीपीएससी के लिए जब ये कोर्स अपग्रेड होगा तो इसका फी जो है वो डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा थोड़ा सा। 10 से 15% बढ़ने के चांसेस हैं, हो सकता है थोड़ा अधिक भी बढ़ जाए, लेकिन कुछ चीजें हम इसमें ऐड करेंगे, इसीलिए ये फी बढ़ेगा। तो अगर अभी आप इसमें ज्वाइन करेंगे BM100 का प्रयोग करके, तो महज 399 रुपये में आप ये 12 महीने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। पुनः आपको बता दूं, यही कोर्स आपका 17वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए अपग्रेड करेगा। तो अगर अभी आप इसका मेंबरशिप लेते हैं तो नो डाउट यहाँ से आपको भरपूर हेल्प मिलेगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में कोई सुझाव अगर आप देना चाहते हैं किसी चीज को लेकर तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।